हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एनपीओ चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनपीओ की इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो अगर ये सारी टर्म्स जो मैंने कुछ लिखी है मेरे तरफ से यहाँ पे 15-16 टर्म्स है कुछ, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको जो अकाउंट्स के चैप्टर एनपीओ समझना इजी हो जाएगा। तो वन बाय वन हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो इनकी डेफिनेशन है थोड़ी बड़ी छोटी मोटी, वो आपको स्क्रीन पर दिखती जाएगी, आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो दिया है वो दिया है सब्सक्रिप्शन। देखिए, सब्सक्रिप्शन और दूसरा क्या दिया है, डोनेशन। दोनों का मतलब समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए आपने सिंपल वर्ड एक सुना होगा, चंदा। ठीक है, अब ये चंदा क्या होता है आपने सुना होगा, जब कोई भी फर्म बिना प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो उसे कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से चंदा कलेक्ट करती है। तो इस चंदे को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को तो मैं बोलूंगा सब्सक्रिप्शन, एक को मैं क्या बोलूंगा, सब्सक्रिप्शन, और एक को मैं बोलूंगा डोनेशन। अब व्हाट इज द डोनेशन एंड व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए मैंने एक एनपीओ चालू करी जिसमें हम एजुकेशनल का काम करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा उसके लिए मनी चाहिए। तो मैंने कहा आपसे और मेरे से और आपके ऐसे जैसे कई लोगों से कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे क्या, हम लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें, ठीक है। बेसिकली तो हम लोग क्या करते हैं, एनुअली कंट्रीब्यूट करेंगे 1000 रुपीज़ एनुअली, एनुअली मतलब साल पर। और ऐसे हमने कितने लोग जोड़ लिए, 1000 लोग जोड़ लिए। 1000 क्या कह लीजिए, चलो 1000 लोग ले लेते हैं। तो अब हमारे पास 1000 लोग हैं जो हर साल कितने रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं। ऐसे करके हमारे पास टोटल जो रुपए इकट्ठे होंगे वो होंगे 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए से हम क्या करेंगे, अपनी जो एनपीओ उसके कामों के लिए यूज करेंगे, उस पैसे को यूज करेंगे। तो यहां पर जो हमारे एनपीओ के मेंबर है, एनपीओ के मेंबर है, मींस जो उन्होंने पैसा दिया उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो लिख सकते हैं हम पेड बाय मेंबर्स। लेकिन मेंबर के अलावा जो आउटसाइडर है, अगर वो फर्म को हेल्प करना चाहते हैं या मेंबर अपनी सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ पैसा देना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरा जो मेंबरशिप का पेमेंट बनता है वो 1000 बनता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके अलावा 500 रुपये और दे रहा हूँ, तो वो जो 1000 रुपये है वो तो मेरा सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा 500 दिए वो मेरा डोनेशन है। ऐसे बाहर के लोग हो सकते हैं जो हमारी एनपीओ को क्या कर सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हमारी एनपीओ को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो पैसा दे रहे हैं वो क्या है, डोनेशन है। तो मैंने 2 टर्म आपको एक साथ समझाई, एक तो सब्सक्रिप्शन, वो आपको समझ आ गई होगी, दूसरी मैंने आपको समझाई डोनेशन। अब यहाँ पर डोनेशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी को बोला गया है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरी वाली को बोला गया है जनरल डोनेशन। आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है जनरल डोनेशन। तो जब हमें कोई व्यक्ति डोनेशन दे रहा है हमारी एनपीओ को और कह रहा है जी ये 10,000 रुपये लीजिए, आप अपनी फर्म की ग्रोथ कीजिए, आप अपनी एनपीओ की ग्रोथ कीजिए, तो जब उनके डोनेशन दिए हुए पैसे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जनरल डोनेशन। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि आपकी बिल्डिंग बहुत खराब हो रही है, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको अपनी एनपीओ की, अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पहले बिल्डिंग ठीक करानी है, तो उन्होंने जो डोनेशन दिया वो केवल और केवल बिल्डिंग के लिए दिया है, तो ऐसे डोनेशन को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हो। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है यहाँ पर एक लेगेसी वर्ड। लेगेसी मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में छोड़ जाता है और किसके लिए, किसी एनपीओ के लिए छोड़ के जा रहा है, मींस कि मैं अपना पैसा इस फर्म को देना चाहता हूँ, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, उस वर्ड उसे कहते हैं लेगेसी। तो नॉर्मली जो ये लेगेसी होती है ये हमारे क्या होते हैं, एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, जिसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, छोटा सा है, तो आप इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर सकते हैं, मींस रेवेन्यू रिसीव ट्रीट कर सकते हैं और वहां डाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर आपको मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से एक तो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनेगी यहाँ पर बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये दोनों इसके अंदर जाएंगे, किसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाएंगे। और जो आपके कैपिटल
कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ये दोनों किसके अंदर जाएंगी? बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी। तो अभी अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन की बात बताऊं तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स होने का मतलब वो किसके अंदर जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, डोनेशन आपको जो रिसीव हो रहा है वो नॉर्मली जो डोनेशन है जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। वहीं पर स्पेसिफिक डोनेशन मैंने बताया था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या है? एक स्पेसिफिक डोनेशन है जो कि एक कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि एक कैपिटल रिसिप्ट्स है। और कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। अब मैंने बात करी लेगेसी की, तो जनरली अगर लेगेसी का अमाउंट बड़ा है हम वैसे ये ट्रीट करेंगे लेगेसी को कैपिटल रिसिप्ट्स और इसे लायबिलिटी साइड डाल देंगे। लेकिन जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि अगर लेगेसी का अमाउंट छोटा होता है तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स ट्रीट कर लिया जाता है और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड डाल देते हैं। तो ज़्यादातर हम किस में डालेंगे? लायबिलिटी साइड। चलिए, इतना समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है लेगेसी के बाद एंट्रेंस फीस। अब जब हमारी कोई फर्म है तो फर्म के अंदर जब कोई नया बंदा एंटर हो रहा है तो हमने मान लीजिए एंट्री पे कुछ फीस चार्ज करी है, एंट्री पर कुछ फीस चार्ज करी है। तो ये जो एंट्रेंस फीस होती है ये नॉर्मली क्या कही जाती है? ये होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लेकिन ध्यान रखना, जो एंट्री पर मान लो हमारी एक लाइब्रेरी है, आप हमारे मेंबर बन रहे लाइब्रेरी के, तो आपको पहली बार आते वक्त आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, जिसे बोलेंगे एंट्रेंस फीस। मान लीजिए वो 100 रुपीज़ है, आपने दी, अच्छा आप बार बार तो नहीं देंगे उसे, तो ये जो आपने पैसा दिया ये बेसिकली फर्म के लिए क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि जो एंट्रेंस फीस है वो बार बार तो आती नहीं है, तो इसे तो कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए। बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी 11th-12th क्लास में तो उसको हम क्या मान के चलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स मान के चलेंगे और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड डाल देंगे। जब क्वेश्चन में स्पेशलाइज लिखा हो कि एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटलाइज्ड, इन दैट केस आप उसको लायबिलिटी में डालेंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एंट्रेंस फीस के बाद आ रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है? देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस when lump sum amount is paid by the member instead of paying periodically subscription। अगर कोई मेंबर ये नहीं चाहता कि मैं अपना 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन हर साल देता रहूं, वो कह रहा है मुझे लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप फीस आप ये रख लीजिए 10 लाख रुपए, ये रख लीजिए 2 लाख रुपए, ये रख लीजिए 5 लाख, और मैं आपका लाइफ टाइम मेंबर बन गया। तो भैया यहाँ पर जब अमाउंट लमसम में आ गया, हमारे पास तो 1 साल का आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया? 9-10 सालों का। तो 9-10 सालों का आपने पढ़ा होगा पहले, अगर एडवांस में हमारे पास कोई इनकम आ जाती है, एडवांस में हमारे पास कोई इनकम आ जाती है तो हम पे लायबिलिटी होती है। तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप क्या होती है? फीस होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स, तो ये लायबिलिटी में जाएगी। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, लेगेसी कैपिटल रिसिप्ट्स, जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट्स, और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाले मैंने आपको बताया वो कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। आपका जो पुराना एसेट्स है वो सेल हो गया, तो सेल होने पे तो पैसा आएगा, ये एक क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स है। अब लेकिन क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा? जी ये नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? जाएगा नहीं जाएगा? देखिए नहीं जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, जनरली असेट्स में से लेस हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट से, क्योंकि से असेट सेल हो गया। लेकिन अगर आपको ये पता पड़ जाए कि फर्नीचर था 4000 का और उसे बेचा गया है 3000 में, ये थी बुक वैल्यू और यह सेल वैल्यू, तो हम देख रहे हैं कि बेचने पर हमें 1000 का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो ये जो लॉस है वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मीन्स अगर असेट्स को सेल करने पे हमें ये पता पड़ जाए कि हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं खाली ये लिखा है सेल है, ये नहीं बताया उसकी बुक वैल्यू क्या थी, तो हम नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, सेल ऑफ प्रोड्यूकल्स। सेल ऑफ प्रोड्यूकल्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जिस चीज़ का, हो सकता है आपकी एनपीओ का इस चीज़ को काम करती हो, आप कुछ बनाते हो छोटा मोटा, तो अगर आप वो बेच रहे हैं, सेल ऑफ प्रोड्यूकल्स मतलब, ठीक है, तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे? आप अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरफ डाल देंगे? क्रेडिट साइड, इनकम साइड डाल देंगे। इसे क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल अपना सेल कर दिया है, ठीक है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आर कंज्यूमर असेट्स। सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल लाइक ओल्ड बॉल्स, बैट,
nets etc are regular features with any sports club, it usually show in the income and expenditure account। तो अगर स्पोर्ट्स की चीज़ों को आपने बेचा जो छोटी मोटी होती हैं अपनी फर्म की पुरानी वाली, तो इससे आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, ठीक है। और कई बार ये फर्म टू फर्म डिपेंड भी कर जाता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये मैंने बता दिया। उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब यहाँ पर ये वर्ड एक आ रहा है नया, ऑनरेरियम। कुछ इसे होनोरेरियम भी पढ़ते हैं, कुछ ऑनरेरियम पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट सही करना आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब मैं कहूँ तो यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति फर्म आपकी एनपीओ का एम्प्लॉय नहीं है और वो आपकी फर्म में सर्विस दे रहा है, वो भी अपनी इच्छा से सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसा तो नहीं करेंगे उसकी सर्विस ले ली लेकिन आप उसे कुछ पे ना करें, तो हम उसके लिए कुछ बेनिफिट के लिए कुछ पे कर देंगे। तो हम उस कोच को, उस टीचर को, उस लेक्चरार को कुछ अगर पे कर रहे हैं, कुछ पे कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ऑनरेरियम। तो हमारी फर्म के लिए तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। क्लियर है? उसके बाद आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में दिया एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी ने आपकी फर्म को गिफ्ट किया है कुछ, ठीक है, तो वो आपका क्या कहेगा? एंडोमेंट फंड कहलाएगा, फंड, जिसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और उसे कहाँ डाल देंगे? हमारी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। कई बार एनपीओ को गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। अब गवर्नमेंट ने देखा भाई ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, पैसे देने चालू कर दिए। तो कई सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी पैसा देती है। तो वो जो पैसा मिल रहा है वो गवर्नमेंट ग्रांट है, जो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। क्लियर है? और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होगा? कहाँ आएगा? ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड पे। चलिए, स्पेशल फंड। नॉर्मली स्पेशल फंड क्या होता है? अभी आप क्या करते हैं, आपको पता है आने वाले टाइम में कोई खर्चा होने वाला है, आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं तो आपने बना दिया टूर्नामेंट फंड, आप कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले तो आपने बना दिया प्राइज फंड, आप कोई स्पोर्ट्स करने वाले तो आपने बना दिया स्पोर्ट्स फंड। तो अगर कोई काम होने वाला है उसके लिए अलग से खर्च, एक रिजर्व बना के रख देना, तो क्या कहलाता है? स्पेशल फंड। बेसिकली ये क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो इसे बैलेंस शीट में आप डाल देना, इसे कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। अब स्पेशल रिसिप्ट्स क्या होती है? स्पेशल रिसिप्ट्स का मतलब है तो हमारी फर्म एजुकेशन काम करना, लेकिन हम एक सेमिनार करा रहे हैं और उस सेमिनार में हम बाहर से कुछ लोगों को बुलाएंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी होगा, लेकिन उसकी टिकट है। तो आप कह लीजिए हम या एक टूर्नामेंट करा रहे हैं क्रिकेट का, तो क्रिकेट की एक टिकट है। ध्यान रखना यहाँ पे टूर्नामेंट फंड नहीं दिया, लेकिन फंड नहीं दिया, लेकिन लिखा है मैच टिकट। अब मैच की टिकट सेल करके तो पैसा आएगा, तो अगर मैच फंड नहीं दिया क्वेश्चन में, मतलब नहीं लिखा है स्पेशल फंड, तो मैच की जो टिकट का पैसा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा। बोले तो स्पेशल रिसिप्ट्स आपकी क्या कहलाएंगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और अगर क्वेश्चन में मैच फंड भी दिया और मैच टिकट भी दिया है, तो फिर वो सारा पैसा मैच फंड में ऐड हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। डिटेल में ये आगे मैं क्वेश्चन आएगा उसमें समझाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपकी फर्म में डेली की बेसिस पे मैगजीन या न्यूज़पेपर आते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो पराठे तो लपेटेंगे नहीं उसमें, है ना, खाना लपेट के तो लेके जाना नहीं उसमें। उसमें क्या करेंगे हम? उसको सेल कर देंगे कबाड़ी वाले को, और जो पैसा आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। क्लियर है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने बता दिया। इसके अलावा रेंट रिसीव, हमारा हॉल का यूज होना, इंटरेस्ट रिसीव, इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज आ रहा है, ये सारी चीजें हमारी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब जो ऐसे एक्सपेंस जो हमारे डे टू डे बेसिस पे खर्च होते रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल के लिए आपको रेंट देना है, आपको सैलरी देनी है, ये सारे चीज आपके क्या डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू लिखा है तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, एक और यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स भी डाल देते हैं, शायद डला नहीं है, चलिए कोई नहीं, एक मैं अलग से ऐड कर दे रहा हूँ, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है एसेट्स को सेल करके जो पैसा आ रहा है वो होगा, और वही कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब अपने एसेट्स खरीदने पे जो पैसा खर्च किया वो है। आपने मान लीजिए बिल्डिंग खरीदी, आपने मशीनरी खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, तो इन पे पैसा जाएगा, तो इन पे जो पैसा जा रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में आएंगे। ऐसी कैपिटल रिसिप्ट्स भी कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में आएगी, मतलब उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा, असेट्स में से लेस हो जाएगा।
ठीक है। बेसिकली मेरी तरफ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए एनपीओ चैप्टर करने से पहले, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती हैं, इन सब का मीनिंग पता है, तो आपको अगला पार्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको मुझे 5 एग्जाम्पल देने हैं कमेंट में, 5 एग्जाम्पल देने हैं कमेंट में, किस चीज़ के? एनपीओ के, ठीक है। अब वो आप चाहे बुक से देखिए या पता कीजिए, मुझे 5 एग्जाम्पल बताओ कि एनपीओ के अंदर कौन कौन आते हैं। अच्छा, ये बताना जो ये हमारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, ये एनपीओ में आते हैं या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट लग रहा है, कोई सेशन लग रहा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, एक चीज़ और याद आई, हर चैप्टर के आपके डिटेल नोट्स अवेलेबल हैं, तो नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं www.imtopper.com पे, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे और क्या प्रोसीजर है। क्या है साइट का नाम? www.imtopper.com। वहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर के नोट्स होते हैं डिटेल में वहाँ मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।